यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का यहाँ पर जो मेंटरशिप चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो आज डे रहेगा, डे इसका यहाँ से 7वां डे है, ठीक है। डे 7 है। तो यहाँ से जो आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक आपका ज्योग्राफी के करीब यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब कवर हो गए थे, और फिर से कुछ टॉपिक जो बचे थे उन टॉपिक को मैंने फिर से स्टार्ट किया, और ये खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं और यहाँ से पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, और आपको यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन अपना लिखते जाना है। एक बात और, अभी कुछ लोग क्या है मेंस के आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। आंसर चलो लिखते हो, अच्छा है। आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन भेजेंगे, उनके मैसेज आएंगे, 10 बार मैसेज आते हैं, सर कॉपी चेक कर दो, सर कॉपी चेक कर दिया, भेज दिया, सर कॉपी चेक कर दो, भेज दिया। वहाँ पे मैं उनको ब्लॉक करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो आप अपना अपने लिखा है, ठीक है। लिखने के बाद अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको माइंड सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर आपने भेजा तो 1-2 दिन में आपको आंसर कॉपी मिल जाएगी वो, ठीक है। यहाँ पे 10 मैसेज नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको क्या जो भी आंसर अपना है आपने भेजा है, ठीक है, चलो भेजा, वो चेक होके आपको चेक होते ही मिल जाएगी, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम है, कुछ एग्जाम होते हैं लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेक करने के लिए देता हूँ तो उनको एग्जाम भी रहता है, तो वो लोग अभी नहीं चेक कर सकते, कुछ टाइम थोड़ा डिले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सोच के रखना है कि चलो मैंने लिखा हूँ तो ये सब कॉपी मैंने जितने भेजी सब मुझे चेक होकर मिल जाएंगी। तो ये सब बात आपको सोच के ध्यान से रखना है, ठीक है। आपको 2 से 3 दिन में कॉपी आपकी मिल जाएगी, राइट। आगे देखते हैं, डे 7वां यहाँ से, और फ्राइडे, और डेट यहाँ पे 10 तारीख है आज। और देखो यहाँ से जो टॉपिक आज क्या क्या है, एक तो यहाँ पर बस्तियाँ नगरीकरण, पहला टॉपिक यहाँ से होगा नगरीकरण, और यहाँ पर जो कैरिकी हैं जो प्राइमेट सिटी हैं, ठीक है। और यहाँ पर रैंक साइज हैं, इन्हीं हमें उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। ग्रामीण नगरी किनारा है उनको बताया गया है, ठीक है। और सैटेलाइट टाउन्स हैं, भारत में नगरीकरण समस्याएं, सब यहाँ पर इसमें बताया गया इस टॉपिक में। आपका यहाँ पर आएगा समाज जो है ज्योग्राफी में, भूगोल में, और जीएस 3 में आपको दोनों चीज़ों में देखने को मिलेंगे सब, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप कवर करोगे इस सब टॉपिक को। बुक आपके पास होगी, महेश बनवाल की बुक्स ले सकते हो, या तो विजन एस का नोट्स भी परचेस कर सकते हो, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इनका, ठीक है। ये सब चीज़ आपको टॉपिक कवर हो जाएंगे वहाँ। सेकेंड टॉपिक यहाँ से आपका उद्योग का स्थानिक वितरण, ठीक है। इसमें आपको उद्योग के जो स्थानीकरण होंगे उनके कारक क्या होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भारत में उद्योग के जो जैसे कि लोहा इस्पात वस्त्र उद्योग है ना, उसको यहाँ पर बताना, और सूचना उद्योग, और यहाँ पर उसके प्रौद्योगिकी उसका वितरण को लेकर कैसे विकास होगा उसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। यहाँ पर ज्योग्राफी का आपका आ जाएगा ये GS 3, और कुछ अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक इसमें है ना ज्योग्राफिकल, तो यहाँ से ये आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद विभिन्न जलवायु वर्गीकरण क्या होते हैं इनके, कोपेन जो थार्न वेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या विश्व जलवायु वर्गीकरण होंगे, क्या मुख्य विशेषताएं की होंगी, उसकी तुलना करेंगे जलवायु के प्रभाव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से टॉपिक करने हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल। अगला है महासागरीय गतिकी, उसमें महासागरीय धाराएं है ना, उनकी उत्पत्ति के कारक, और विश्व में मछली पकड़ने वाले जो क्षेत्र है उसको लेकर के जलवायु पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, समुद्र में लवणता क्या होगी उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक है पूरा। तो ये टॉपिक आपको GS 1 में भौतिक भूगोल जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी उसमें आपको ये सब मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। वहाँ से सब चीज़ पढ़ सकते हो डी नंबर टॉपिक को, ठीक है। ई नंबर है भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदा प्रबंधन, जैसे कि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, कमजोरी, और यहाँ पर सूखे की कमजोरी, और जोखिम आकलन, इस सब को लेकर यहाँ पढ़ना है, राइट। और यहाँ पे आपदा चक्र जो प्रबंधन है, चक्र, तैयारी, प्रतिक्रिया, रिकवरी सेवन, तो ये सब आपको यहाँ से भेज रहे हैं। तो यहाँ से टॉपिक आपका है आपदा प्रबंधन, यहाँ से GS 3 का भी है कुछ टॉपिक है, और ज्योग्राफी का भी कुछ टॉपिक यहाँ से, राइट। तो यहाँ से भी आपको पढ़ने हैं। कुछ मैं इसके कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ, कुछ नोट्स मैंने अभी दिए थे परसों, तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स वहाँ पे मैं ज्योग्राफी का शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स कुछ अपने लिखे हुए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ इन टॉपिकों पर। अगला है जैव भूगोल और मृदा, जैवमंडल और पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या है, बायोम की अवधारणा, मृदा निर्माण जो है उसके कारक, और भारत में मृदा के जो प्रकार हैं जैसे जलोढ़, काली मृदा, और स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना, तो ये सब इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इतने टॉपिक आज आपको यहाँ से कवर करने 2 दिनों में। 2 दिनों मतलब अभी जैसे कि आप आज कर रहे हो 10 तारीख है, ठीक है। 10 तारीख को अभी जैसे आप 12 से 1 बजे करोगे तो आधा दिन आपका ही हो गया, और आधा दिन जो नेक्स्ट दिन मैं कराऊंगा 12 तारीख को तो आपको ऑफ रहेगा, और 14 तारीख को आपको यहाँ से फिर से मेंटरशिप होगा, क्योंकि 12 तारीख को यूपी पीसीएस का बहुत लोगों का एग्जाम है, तो इस वजह से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को छूटेगा वो, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है आपको, 12 तारीख को जितना काम है आप उस दिन जो भी पेंडिंग काम आपका है वो सब 12 तारीख वाले दिन पूरा कर सकते हो, ठीक है। फिर 14 से इसको स्टार्ट करेंगे। और तो इतने टॉपिक कवर करने, उसके बाद मुख्य परीक्षा में यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसमें देखते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनमें से प्रत्येक ऊपर दिए गए विषय गहरी समझ, देखो गहरी समझ जो टॉपिक आप हैं उसको अच्छे से गहरी समझ करोगे तब इन टॉपिकों पर आप आंसर लिख सकते हो। ये बहुत बोल रहा है, आपको 360 डिग्री दृष्टिकोण के साथ उत्तर देने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि अब देखो आप आंसर कैसे लिखते हो, किस टाइप से भी आंसर लिखते हो, है ना। आंसर आपको लिखना चाहिए
360 डिग्री दृष्टिकोण मतलब कहने का कि आप पूरे पूरे टॉपिक पढ़ो, उसके बाद जैसा आंसर अपना मूव कर सकते हो, जैसा लिख सकते हो वैसा आपको आंसर यहाँ से लिखना है। ठीक है, टॉपिक 1 का आंसर यहाँ से देखते हैं। इसमें टॉपिक बी का है, लिखा है ना विषय बी, तो बी से यहाँ पे पूछा गया है, जो ऊपर बी नंबर टॉपिक था वहाँ से। भारत में प्रमुख उद्योगों की स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, और क्या सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है आईटी उद्योग की जो स्थानीयकरण होती है उसने पारंपरिक औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांतों की चुनौती दी है, विवेचना करना है। कितने 250 शब्द में। कहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे? आंसर स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? लिखेंगे कि जो परिभाषा देंगे कि औद्योगिक जो स्थानीयकरण होते हैं ये क्या होते हैं, इसको उत्पादन की लागत न्यूनतम करने के लिए हम क्या लाभ इसमें कर सकते हैं, है ना, इनको अधिकतम करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप देंगे। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद थीसिस उल्लेख करेंगे यहाँ पर कि भारत में उद्योगों का वितरण जो होता है पारंपरिक कारक जैसे कि कच्चा माल, आधुनिक जो सॉफ्ट कारक हैं जैसे मानव पूंजी मिश्रण, उसको निर्धारित करेंगे, बताएंगे इसमें, राइट। उसके बाद देखो ज़्यादा नहीं लिखना, 2 लाइन इसमें लिखनी और 1 लाइन करीब इसमें, 2 लाइन इसमें लिखना। ठीक है, 4 लाइन मैक्सिमम, 4 लाइन तक आपका जो ये होना चाहिए इंट्रोडक्शन ये। उसके बाद अपना मेन बॉडी में आएंगे, करीब 180 से 200 शब्द में की भी आपका मेन बॉडी होना चाहिए। मेन बॉडी में आप लिखेंगे कि जो पारंपरिक वितरण कारक हैं क्या होंगे इसके, पूछा ना पारंपरिक वितरण कारक इसके क्या होंगे। ठीक है, तो बताएंगे जैसे कि कच्चा माल है उसको लेकर के भार ह्रास वाले जो उद्योग हैं उसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि लौह और इस्पात को लेकर के यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है उसको बताएंगे। ठीक है, और शक्ति के स्रोत बता देंगे कुछ, जैसे कि कोयला, जल विद्युत स्रोत है, इसकी निकटता है ना, उससे क्या होगा, राइट। उसके बाद आप बता देंगे श्रम पर्याप्त मात्रा में सस्ता है और कुशल है, इसकी श्रम की उपलब्धता जैसे जूट उद्योग है ना, हुगली बेसिन है उसका स्थानीयकरण करना, राइट। तो ये सब बात बताएंगे। और बाजार के बारे में बताएंगे, बाजार जैसे कि अधिक भार वाले या जल्दी खराब होने के कारण उत्पादों को अंतिम उपभोग बाजार की निकटता, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ से बताएंगे इसमें। ठीक है, इसके साथ हेडिंग लिखेंगे आप नीचे। हेडिंग लिखना है आपको आईटी उद्योग द्वारा चुनौती, यहाँ पे लिखा ना आईटी उद्योग द्वारा क्या चुनौती दी गई, तो हेडिंग डालना है आईटी उद्योग द्वारा चुनौती। उसमें आपको लिखना है पॉइंट करके, जैसे कि आईटी उद्योग जो है फुटलूज, ये भार रहित और यहाँ पर इसे पारंपरिक कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, मानव पूंजी की प्रधानता क्या होगी यहाँ पर, ये सब हेडिंग है छोटी छोटी सी। ठीक है, सब हेडिंग में जैसे मानव पूंजी की प्रधानता, इसमें बताओगे कि स्थानीयकरण का मुख्य कारक और जो प्रतिभा पूल होती है, जो टैलेंट पूल होता है, ठीक है, ये कुशल और मानव पूंजी की एक उपलब्धता होती है, राइट। सुलभ संपर्क क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है, मतलब जैसे इंटरनेट और संचार है उसकी संरचना, न भौतिक परिवहन लागत है और ना ही आरटी को लेकर के तय करना, ये सब पॉइंट बताओगे आप। सरकारी नीति क्या हो सकती है इसमें, सरकारी नीति जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो, उसमें यहाँ पर उदार सरकारी जो नीति हैं उसके बड़े बड़े शहर जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा देते हैं और भले यहाँ पर पारंपरिक कारक अनुपस्थित हों। तो ये सब पॉइंट बताओगे, इसके अंतर्गत भी अपना डीप पॉइंट लिखोगे थोड़े थोड़े से। ठीक है, जैसे मैं आपको 1-2 लाइन बताता जा रहा हूँ, तो एक एक कुछ लाइन 2-2 पॉइंट एग्जाम्पल के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने भी। ठीक है, तो आपका मेन बॉडी ये पूरी होगी। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, मेन बॉडी बताई। उसके बाद आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में लिखोगे आप, देखो निष्कर्ष क्या करना है कि किस लिए दे रहा है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष कोई चीज़ है उसको संतुलन करने के लिए दे रहा है ना, उसको संतुलन करने के लिए अपन निष्कर्ष बता रहा है। जैसे कि बताएंगे कि निष्कर्ष में बताएंगे कि यहाँ पर जो आईटी जैसे सेवा उद्योग है उसके लिए सॉफ्ट कारक प्रमुख हो गए हैं, जैसे कि स्थानिक वितरण और सिद्धांतों का विस्तार किया गया है। ऐसे आप निष्कर्ष में बता सकते हो। और बता सकते हो आगे गिरा करके कि यहाँ पर जो भविष्य में ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदय के साथ साथ यहाँ पर उद्योग हैं उसके वितरण में नवाचार को लेकर यहाँ पर जो मानव पूंजी है उसकी भूमिका और बढ़ेगी। ठीक है, इस टाइप से अपना बता सकते हो। उसमें आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा। अपने अकॉर्डिंग अगर लिखना है तो अपने अकॉर्डिंग भी आप आंसर को लिख सकते हो। कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं बताया वो पॉइंट अपना ऐड कर सकते हो उसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, बढ़ते नगरीकरण परिणाम स्वरूप जो उपनगर हैं, ठीक है, उसमें ग्रामीण नगरीय किनारा रूरल जो अर्बन यहाँ पर फ्रिंग होते हैं उसमें एक गतिशील और यहाँ पर संक्रमणकालीन क्षेत्र बन गया। भारतीय संदर्भ में इस क्षेत्र के प्रमुख भू आर्थिक और यहाँ पर सामाजिक पर्यावरण विशेषताओं की जांच करना है। 200 शब्द में लिखना है आपको। ठीक है, देखो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे या इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखना है कि जो ग्रामीण नगरीय किनारा होता है ये क्या होता है, उस संक्रमण क्षेत्र को परिभाषित करेंगे यहाँ पर। ठीक है, राइट। और यहाँ पर जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं मिलते हैं और दोनों यहाँ पर भूमि होते हैं उसके उपयोग पैटर्न पर ओवरलैप्स होते हैं, है ना। और यहाँ पर लेकर के बताएंगे कि कैसे यहाँ पर ओवरलैप्स करते हैं और अनियोजित शहर जो फैला होते हैं किस टाइप से यहाँ पर गतिशील होते हैं।
ऐसे करके आप एक दो लाइन में और एक दो लाइन भी है ना, 4 लाइन में अपना ये बता दोगे। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में आपको लिखना है कि भू आर्थिक विशेषताएं, पूछा है ना, भू आर्थिक विशेषताएं क्या होंगी इसकी। तो भू आर्थिक विशेषताओं की हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे कि भू उपयोग परिवर्तन, इसमें सब हेडिंग है। उसके अंतर्गत आपको लिखना है कि जो कृषि भूमि का तेजी से आवासीकरण, औद्योगिकरण और संस्थागत उपयोग में यहाँ पर रूपांतरण हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल आप बता सकते हो, क्या एग्जाम्पल इसके होंगे। ठीक है, अगली हेडिंग है औद्योगिक, इसी में सब हेडिंग छोटी छोटी डालना अंदर। औद्योगिक स्थानीकरण क्या हो सकता है इसमें? औद्योगिक स्थानीकरण जैसे मुख्य रूप से शहर से हटाए गए यहाँ पर जो प्रदूषणकारी जो है उसको कम लागत और वेयर हाउसिंग को स्थापित करना। क्यों क्यों करना, आप एग्जाम्पल बता सकते हो क्यों कर सकते हैं। ठीक है, अटकलें और मूल वृद्धि, मेन मतलब जो आपकी सब हेडिंग उसमें लिखना है अटकलें और मूल वृद्धि। इसमें लिखेंगे कि जो भविष्य में शहरी विस्तार की उम्मीदों के कारण यहाँ पर मूल जो होते हैं ये अत्यधिक वृद्धि हो रही है इसमें, और यहाँ पर जिससे क्या होता है निवासियों के लाभ हानि पर होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, ये आप लिख सकते हो छोटी सी हेडिंग के अंदर। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लिखोगे आपकी जो निर्माण और सेवा है उसमें लगे प्रवासी जो मजदूर है उनके कारण औपनिवेशिक जो औपचारिक आर्थिक गतिविधियाँ उनका उदय हुआ है ना। तो ये सब पॉइंट आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद अगली मेन हेडिंग डालनी है, इसमें डालना है सामाजिक पर्यावरण विशेषताएं। इससे पूछा सामाजिक पर्यावरण की क्या विशेषताएं है ना, उसकी जांच करना है। सामाजिक पर्यावरण विशेषता लिखोगे, इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे उसमें कि सामाजिक तनाव, इसके अंतर्गत छोटी सी हेडिंग है सामाजिक तनाव। इसमें लिखना है आपको कि ग्रामीण और शहरी जीवन शैली का मिश्रण सामाजिक संघर्षों को जन्म दे सकता है। ठीक है, बुनियादी ढांचा संकट, नगरीय और यहाँ पर ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयों के बीच संपर्क समन्वय की कमी के कारण जल, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सेवाओं का अपर्याप्त होगा इसके लिए। ठीक है, और पर्यावरण निम्नीकरण जैसे कि यहाँ पर नदी, नाले, झील है ना, वेटलैंड्स है, इन पर अतिक्रमण के कारण जल प्रदूषण और भूजल अत्यधिक दोहन हो सकता है। ठीक है, अगला यहाँ से हेडिंग सी में डालनी छोटी सी सुरक्षा के स्वास्थ्य। इसमें क्या लिखेंगे, अनियोजित विकास और स्वच्छता की कमी के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य जोखिम और कानून व्यवस्था की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो। देखो जो एक एक लाइन में बता रहा हूँ छोटी छोटी हेडिंग के बारे में, उसको लाइन को पूरा करना है आपको। ठीक है, पूरा करना मतलब आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो है ना, कुछ आप इसी को लेकर के कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो और है ना। तो यहाँ से आपका आंसर करीब 100 वर्ड में पूरा हो जाएगा मेन बॉडी, और 30 वर्ड में हो गया, और करीब 30-40 वर्ड में नीचे आपको हो जाएगा, तो करीब 180-190 वर्ड हो जाएंगे पूरे। ठीक है, निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, निष्कर्ष में आप लिखोगे कि निष्कर्ष में आपको लिखना है, हाँ निष्कर्ष में आप लिखोगे कि देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन है किसके बारे में बात कर रहा है, ये किसी समाधान को लेकर के बात कर रहा है ना, किसका समाधान क्या हो सकता है इसको लेकर के बात कर रहा है ना। तो समाधान के लिए बात क्या लिखेंगे, निष्कर्ष बताएंगे कि यहाँ पर जो किनारे के जो प्रबंधन है, ये जो किनारे इसके प्रबंधन है, इसमें क्षेत्रीय नियोजन और जोनिंग नियम के विकेंद्रीकरण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, और इन लक्ष्यों के लिए स्मार्ट ग्रोथ मॉडल अपनाना महत्वपूर्ण होगा, ताकि क्या होगा अनियोजित जो फैलाव है इसको रोका जा सके और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये आपको बताना है निष्कर्ष में। समाधान करने की बात की जा रही तो समाधान का निष्कर्ष ऐसा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, महासागरीय धाराएं न केवल समुद्री परिवहन को प्रभावित करती हैं बल्कि विश्व की जलवायु को मछली पकड़ने उद्योग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। उदाहरण से यहाँ पर पुष्टि करना है इसकी। देखते हैं इसको, टॉपिक डी है, यहाँ से 200 वर्ड में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन को। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको, यहाँ से इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे यहाँ से इसमें कि देखो बताएंगे इसमें इंट्रोडक्शन को लेकर के कि बात कर रहा है किसकी, महासागरीय धाराएं, इसको लेकर के बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ से महासागरीय धाराएं, उसको वहाँ पर बताएंगे कि क्या है, क्या होता है ना, इसकी विशिष्ट दिशा क्या है, बड़े पैमाने पर समुद्री जल का निरंतर संचलन के रूप में परिभाषित करेंगे है ना, इसको बताएंगे। और इसी में एक पॉइंट नीचे लिख सकते हैं कि वे पृथ्वी से ऊष्मा संतुलन बनाने के लिए क्या भूमिका निभाते हैं, केंद्रीय भूमिका। छोटा सा पॉइंट 2 आप यहाँ पे नोट कर दोगे है ना। देखो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो मार्क्स आपका कटेगा, मिलेगा नहीं मार्क्स। ठीक है, याद रखना। मेन बॉडी में क्या लिखोगे आप, मेन बॉडी में लिखोगे कि जो देखो यहाँ से समुद्री परिवहन का प्रभाव, आप हेडिंग डालोगे समुद्री परिवहन का प्रभाव, उसमें लिखना है आपको छोटी सी हेडिंग में नीचे अंदर इसी के सकारात्मक प्रभाव। उसमें आप लिखेंगे जो व्यापारी जहाज और जो मालवाहक जहाज हैं उसमें गर्म और जो तीव्र धाराएं हैं जैसे अटलांटिक महासागर बहाव के उससे उपयोग को यहाँ पर ईंधन के समय की बचत करते हैं। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव में लिखेंगे इसी में कि यहाँ पर ठंडी धाराएं जो हैं उसमें क्षेत्रों में बर्फ पहाड़ परिवहन के लिए यहाँ पर खतरा पैदा कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर समुद्री परिवहन को लेकर के प्रभाव में लिखते हैं आपने। अगला हेडिंग डालना है इसी में विश्व जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ेगा है ना,
समुद्री पर्दे का, विश्व की जलवायु प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सबको लिखना है, इसमें लिखेंगे सब पॉइंट में। जैसे कि गर्म जलधाराओं का प्रभाव होगा, जैसे कि गर्म जलधारा होगी और आसपास के जो तटीय क्षेत्र होंगे उसमें तापमान बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम के कारण पश्चिमी जो यूरोप तट है उसमें नॉर्वे सहित ठंडे जो अक्षांश क्षेत्र उसमें होने के बावजूद यहाँ पर वर्ष भर बर्फ से मुक्त रहते हैं, ठीक है। और ठंडी जो जलधाराएं हैं ये इनका प्रभाव ठंडी धाराओं के तटीय क्षेत्रों को ठंडा करके यहाँ पर शुष्क बनाएगा। उदाहरण के लिए पेरू धारा, हम्बोल्ट धारा, और यहाँ पर बता देंगे कि कारण यहाँ पर जो अटाकामा का रेगिस्तान है उसको लेकर यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये बताएंगे आप विश्व की जलवायु पर प्रभाव पर। उसके बाद अगली हेडिंग डालना है, तीसरी हेडिंग मछली पकड़ने के उद्योग पर प्रभाव। पूछे ना मछली पकड़ने उद्योग पर प्रभाव, इस पर लिखेंगे आप। इस पर आपको लिखना है कि जो ठंडी धाराएं गहरे मानसून पोषक तत्व की सतह पर लाते हैं, जिससे क्या होता है प्लवक जो होते हैं उनको विकास होता है, जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है, ठीक है। मिलन स्थल इनका क्या होता है, इनका मिलन स्थल गर्म और ठंडी धाराओं को मिलन जो मछली पकड़ने का सबसे आदर्श और उपजाऊ क्षेत्र बनाता है। उदाहरण के लिए ग्रेट बैंक उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम गर्म, लेब्राडोर धारा ठंडी, यहाँ पर जो मिलेंगी यहाँ पर इसको मछलियों जो पकड़ने का एक केंद्र बना सकती हैं, उपजाऊ बना सकती हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप मिलन बिंदु का लिखोगे इसमें। तो इसका पॉइंट आपका हो गया मछली पकड़ने का प्रभाव हो गया, आपका विश्व जलवायु पर प्रभाव हो गया, और यहाँ पर समुद्री परिवहन पर प्रभाव, तीनों पॉइंट अपने प्रभाव बता दिए। उसके बाद निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखना है कि यहाँ से जो महासागरीय धाराएं वैश्विक जो परिस्थिति होती है उसकी अर्थव्यवस्था और जलवायु को नियंत्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण कड़ी है, राइट। वर्तमान प्रासंगिकता में बताएंगे कि यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन इसके कारण धाराओं में धीमा होने और बदलने में जोखिम है, जिसके कारण यहाँ पर वैश्विक जलवायु पैटर्न पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसा करके आप निष्कर्ष बताओगे। क्वेश्चन चौथा है आपदा चक्र के समन के चरण में सुभेद्यता और जोखिम आकलन जो है उसकी भी क्या भूमिका निभाती है। स्पष्ट करना है कि भारत में बाढ़ और सूखे जैसी बार बार होने वाली आपदाओं के प्रबंधन को क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखते हैं इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है या जो इसकी प्रस्तावना है ना, तो इसमें लिखेंगे आपदा प्रबंधन है, बताएंगे उसके बारे में कि जैसे कि आपदा प्रबंधन चक्र क्या है उसके बारे में बताएंगे, है ना। एक एक बात 2-3 लाइन इसकी बता सकते हैं, राइट। उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि इसकी क्या उल्लेखता कर रहे हैं, इसकी क्यों जोखिम आकलन है, क्या है, इसको क्यों निर्भर कर रहा है। तो ये आप इसी लाइन में 2 लाइन में ही बता सकते हो, 2 लाइन ये 2 लाइन ये, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। आगे बाकी जो लिखना है वो मेन बॉडी में डाल देना। मेन बॉडी में आप लिखेंगे यहाँ से, देखो समन का आकलन की भूमिका, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समन के आकलन की भूमिका पूछ रहा है ना, कि समन की जो आकलन है उसकी भूमिका क्या होंगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे समन की जो आकलन है उसकी भूमिका फर्स्ट टाइम पे। तो इसमें आपको लिखना है जोखिम का निर्धारण जो होता है, जोखिम खतरा और जो सुभेद्यता है उसके एक्सपोजर होता है, ये जोखिम की पहचान करने में मदद करेगा। और सुभेद्यता आकलन जो होता है ये पहचान करता है कि कौन से यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक समूह से खतरे की प्रति अधिक संवेदनशील है। उदाहरण के लिए नदी के किनारे रहने वाले जो गरीब और यहाँ पर कस्बे हैं वो सब यहाँ पर बता सकते हो समान आकलन की भूमिका में, पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आप बताओगे नीचे इसमें कि संसाधनों का आवंटन क्यों कर रहा है। संसाधनों का आवंटन के आधार पर यहाँ पर जो समन के लिए यहाँ पर वित्तीय, मानव और संसाधन है उसको कुशल आवंटन किया जा सकता है ना। एग्जाम्पल बता सकते हो क्यों। तो एक बात आपके यहाँ से पूरी हो गई। अगली हेडिंग डालेंगे नीचे, आपको लिखना है भारत में बाढ़ और सूखा प्रबंधन का महत्व क्या होंगे, ठीक है। भारत में बाढ़ और सूखा प्रबंधन के जो महत्व हैं क्या होंगे उसमें आपको लिखना है बाढ़ प्रबंधन में, छोटी सी हेडिंग में बाढ़ प्रबंधन में लिखेंगे कि आकलन, बाढ़ के मैदानों का मानचित्र करेंगे, कहाँ कहाँ पर बाढ़ है ना, उसको मतलब देख रेख करेंगे, ठीक है। समन में क्या लिखेंगे, इसी के नीचे समन में लिखेंगे कि जूनिंग नियम को लागू करेंगे, जैसे गैर संरचनात्मक समन है ना, जिससे यहाँ पर नए बाढ़ निर्माण जैसे क्षेत्रों की दूर हो सके इसको, ठीक है, नए जो बाढ़ एरिया है वो ना बन सके, राइट। हेडिंग डालेंगे सूखा प्रबंधन। सूखा प्रबंधन में लिखेंगे आकलन जल जो है इसमें तनाव बनाएंगे कि यहाँ पर जैसे क्षेत्रों की कम वर्षा होते हैं है ना, प्रति संवेदन की जैसे जो और यहाँ पर धान की खेती है उसकी पहचान करना, ठीक है। और समन सुभेद में बताएंगे कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में फसल विविधीकरण जो होता है उसको बढ़ावा देना और सूखे प्रतिरोधी बीज को वितरित करना, ठीक है। ये सब पॉइंट बताएंगे। इसी में सूखा जो वाले में दीर्घकालिक जो है महत्व वही बता दें कि यहाँ पर दीर्घकालिक इसका क्या विकास हो सकता है। जैसे कि समन के उपाय केवल आपदा प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि ये एक विकास योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और आपदा प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग इसका हिस्सा हो सकते हैं सूखा प्रबंधन को लेकर के। तो ये बात ऐड कर दोगे, ठीक है।
इसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में लिखोगे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ोगे टॉपिक तो आप अच्छे से कर पाओगे इसको। समाधान आप लिखना है कि जो निष्कर्ष में बताएंगे कि निष्कर्ष हमारा समाधान करने के लिए, कोई चीज़ अगर आ गई है तो उसको समाधान करना है, समाधान करने के लिए निष्कर्ष है। तो उसमें बताएंगे कि जो समन उपाय और जोखिम आकलन है ये आपदा लचीले भारत के निर्माण की आधारशिला है, ठीक है। और क्या करेंगे, अब ध्यान प्रतिक्रिया आधारित जो प्रबंधन से हटकर जोखिम आधारित और निवारण रणनीति को केंद्रित करना चाहिए, और जैसा कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण उसके द्वारा निर्देशित है, तो ये बात बताएंगे आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा, ठीक है। यहाँ से आपके मेंस के सभी क्वेश्चन पूरे हो गए, चारों क्वेश्चन, आपको चारों क्वेश्चन लिखने हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आंसर आप देखो लिखा करो, ठीक है। लिखने के बाद आप जो मैंने आईडी आपको दिए उस आईडी पे शेयर करो, आपके आंसर 2 से 3 दिन में, बहुत ज़्यादा 3 दिन में आपके आंसर मिल जाएंगे वो, ठीक है। बाकी जो आपको याद करना है, लिखना है, वो आप लिखते रहो, आंसर आपके टाइम से मिल जाएंगे। उसके आंसर की टेंशन मत लो कि आंसर मैंने भेजा तो आप मेरे को 10 बार मैसेज करो कि सर आंसर चेक कर दो, आंसर चेक कर दो, क्योंकि मेरे पास नहीं रहते वो मुझे भी भेजने पड़ते हैं। कुछ मेरे पास रहते हैं और कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ और भी लोग कर रहे हैं। तो जब मेरे पास आ जाएंगे मैं एक साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये देखो अच्छी चीज़ नहीं बताते कि आप एक बार भेजने के बाद आप 10 बार मैसेज करो या बताओ, है ना, रिमाइंड करो कि हाँ सर मुझे पता है कि मैं अगर करा रहा हूँ तो मुझे पता है कि आंसर किसके किसके दिए हैं, किसके देने हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपने मैसेज, आपका काम है आंसर भेजना, भेज दो और आपको आंसर चेक होकर मिल जाएगा वो, ठीक है। बाकी अपना जो आगे का काम है अपना करते रहो, जो आपको काम मिला हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से प्रीलिम्स के स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में प्रायोगिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें पहला महासागरी जो उत्सवर्ण है उसको लेकर के क्वेश्चन है। महासागरी उत्सवर्ण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। पहली बात है, पहला, दूसरा, तीसरा। उत्सवर्ण एक प्रक्रिया है जिसमें ठंडी पोषक तत्व समृद्ध जल राशि गहरे समुद्र से सतह की ओर आती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका होगा, जो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहली बात आपकी यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट होगी। हाँ, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्सवर्ण वास्तव में वह प्रक्रिया होती है जो ठंडी, सघन और यहाँ पर पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट से भरपूर जल जो गहरे में जमा होता है उससे ऊपर की ओर आता है। तो पहली बात यहाँ से सही होगी। सेकेंड बात है, ये समानता तटीय क्षेत्रों में अपतटीय हवाओं के कारण होता है जो सतही जल को समुद्र की ओर ढकेलता है। सेकेंड बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तटीय जो यहाँ पर उत्सवर्ण होता है उसका सबसे आम कारण है कि जो अपतटीय पवन है, ये पवनें समुद्र को जल से तट से दूर ढकेलती हैं और इस सतह को जल से भरने के लिए यहाँ पर रिप्लेस करती हैं, ठंडा गहरा जल ऊपर उठता है जिससे, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, दुनिया के सबसे उपजाऊ मछली पकड़ने के मैदान फिशिंग जो ग्राउंड्स होते हैं हमेशा उत्सवर्ण क्षेत्रों के साथ जुड़े होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सही पूछा है तो डी, 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसके बारे में विचार करना है। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना उसके बारे में देखते हैं। ये योजना किसानों को मिट्टी पोषक तत्व की स्थिति और उन्हें दी जाने वाली उर्वरकों की खुराक के बारे में जानकारी देते हैं, है ना। पहली बात क्या होगी, सेकंड का आंसर जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो इसका उद्देश्य होगा कि किसानों को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और जिसमें पोषक तत्व की कमी और सुधारात्मक उपाय शामिल होते हैं। कार्ड में केवल सल्फर एस, जिंक, जेडेन और आयरन एफ जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानकारी होती है, ना कि प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में सभी 12 पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन होता है, ठीक है, और जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व सभी यहाँ पर शामिल होते हैं। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को मिट्टी पोषक तत्व की कमी को दूर करना और केवल जैविक खाद का उपयोग को प्रोत्साहन करना। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर योजना का लक्ष्य होगा उर्वरक संतुलित और यहाँ पर जो न्याय संगत है उसका उपयोग को बढ़ावा देना, न कि केवल जैविक खाद या रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को लेकर के सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग को बढ़ावा देने में केंद्रित होना। तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से दूसरे का 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर विचार करना है, देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पक्ष में दिए गए यहाँ पर जो कुछ साक्ष्य हैं उसके बारे में बताना है। महाद्वीपों का जिग-सा फिट विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों का है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका तीसरे का करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय जो भाव सिद्धांत है इसके शुरुआती प्रमाण में ये एक प्रमुख साक्ष्य था जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स ने भी अपनाया और ये दर्शाता है कि महाद्वीप कभी भी एक साथ जुड़े थे। पहली बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से मन महासागरी कटक जो होते हैं इस पर बेसाल्टिक चट्टानों में पेलियो मैग्नेटिज्म की पट्टीदार प्रतिरूप होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
ये सिद्धांत सबसे मजबूत प्रमाण होता है कि यहाँ पर मध्य जो महासागरीय कटक है इनके दोनों ओर चट्टानों के चुंबकीय उत्क्रमण जो होते हैं उसके पैटर्न में पाया जाता है। जो ये सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि जो नई समुद्री प्रपट्टियाँ वो लगातार बन रही हैं और दोनों दिशाओं में फैल रही हैं। ये भी बात सही है। तीसरी बात, अधिकांश प्रमुख ज्वालामुखी और भूखंड सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में हॉटस्पॉट में केंद्रीकृत होते हैं। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। और हालांकि हॉट स्पॉट पर भी जो ज्वालामुखी होते हैं जैसे कि हवाई द्वीप पर, ये प्लेटों के आंतरिक भाग में होते हैं और प्लेट के टेक्टोनिक्स की गति को संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि ये मेटल प्लम जो होते हैं उससे संबंधित होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। पूरी बातें याद रखनी, क्या क्या बोल रहे हैं बात, ठीक है। आपको नोट भी करते जाना है सब पॉइंट, क्योंकि ये भी जो आप एग्जाम दोगे यूपीएससी के 2026 का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको नोट करना है और याद करके लिखते जाना है। एक एक टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपतटीय पवन ऊर्जा है उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। भारत में अपतटीय ऊर्जा की क्षमता के संबंध में विचार करते हैं। भारत में अपतटीय ऊर्जा की अधिकतम क्षमता केवल गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्रीय तट है उसमें केंद्रित होंगी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में अपतटीय ऊर्जा के लिए सबसे अधिक क्षमता और अनुकूलन पवन गति वाले यहाँ पर जो गुजरात है, खंबाती खाड़ी और तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। पहली बात सही है। सेकेंड बात, अपतटीय पवन टरबाइन की क्षमता भूमि आधारित टरबाइन की तुलना में अधिक होती है। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर समुद्र में जो हवा की गति होती है स्थिर और तेज होती है, जिसमें टर्बुलेंस कम होता है, इसलिए यहाँ पर प्रति टरबाइन बिजली उत्पादन की क्षमता भूमि आधारित टरबाइन की तुलना में कहीं अधिक होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, अपतटीय पवन परियोजनाएं समुद्री स्थायी आधार पर स्थापित होती है और फ्लोटिंग टरबाइन तकनीकी रूप में संभव नहीं होती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी रूप में फ्लोटिंग टरबाइन जो होती है ये संभव है और गहरे समुद्र में जहाँ स्थायी आधार बनाना महंगा होता है या संभव होता है स्थापित किए जा सकते हैं। और भारत की अपनी यहाँ पर विशाल अपतटीय क्षेत्र क्षमता का दोहन करने के लिए फ्लोटिंग टरबाइन का विचार कर रहा है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो चौथे का आंसर 1 2 करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन 5वां है, नगरीय बस्तियों के मॉडल है उसके बारे में विचार करना है। नगरीय बस्तियों के जो मॉडल है उसको लेकर के सिद्धांत हैं उस पर बताना है। प्राइमेट सिटी, रैंक साइज नियम और क्रिस्टालर केंद्रीय सिद्धांत है ना। तो यहाँ से देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जो हो जाएगा, पहला प्राइमेट सिटी जो सिद्धांत है ये बताता है कि किसी देश का सबसे बड़ा शहर दूसरे बड़े शहर की तुलना में बहुत बड़ा होता है और जनसंख्या के मामले में देश पर हावी होता है। ये पदानुक्रम असंतुलन दर्शाता है, जैसे कि उदाहरण बैंकॉक और लंदन। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से, रैंक साइज नियम क्या होते हैं। रैंक साइज नियम जो होते हैं ये पदानुक्रम को परिभाषित करते हैं, जहाँ जो एन होता है ये वह रैंक शहर की जो जनसंख्या है उस देश की सबसे बड़े शहर की जनसंख्या को 1/n के भाग के रूप में बताता है और ये पदानुक्रम संख्या के रूप में परिभाषित करता है। ये भी बात करेक्ट है। क्रिस्टालर का केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है। देखो ये केंद्रीय सिद्धांत पदानुक्रम की सेवाओं की आपूर्ति के आधार पर समझ जाता है। ये बताता है कि छोटे केंद्र कम रेंज की जो सेवाएं होती है वो प्रदान करते हैं, जबकि बड़े केंद्र उच्च रेंज की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये शहरी केंद्रों को पदानुक्रम की व्याख्या करते हैं। तो ये सब तीनों पॉइंट आप लिखोगे, प्राइमेट सिटी, रैंक साइज नियम और यहाँ पर जो क्रिस्टालर केंद्र का स्थान सिद्धांत है, ये तीनों पॉइंट आप लिखोगे और तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा, 5वें का आंसर यहाँ हो जाएगा आपका। तीनों बातें सही हैं तो डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 6 नंबर, आपदा प्रबंधन चक्र के बारे में सही क्रम यहाँ पर क्या होगा बताना है इसको। देखो आपदा प्रबंधन के बारे में सही यहाँ पर जो क्रम होगा इसका हो जाएगा ये, पहले क्या होगा, देखो समन जो होता है, समन क्या होता है, पहले समन होगा। समन होता है ये सबसे पहला और दीर्घकालिक चरण होता है जिसमें आपदा के प्रभाव को स्थायी रूप से कम के उपाय में शामिल किया जाता है, जैसे बिल्डिंग कोड बनाना, बांध बनाना, है ना। आपका पहले आपका समन आ जाएगा, समन मतलब दूसरा। अगला क्या आएगा, उसको तैयारी आ जाएगी आपकी। तैयारी मतलब पहला, तैयारी पहला मतलब तैयारी, ये आपदा से ठीक पहले का चरण है। इसमें लोगों की आपदा के लिए तैयार करना, जैसे कि पूर्व चेतावनी, ब्लॉक, मॉडल ड्रिल, है ना, मॉक ड्रिल, इमरजेंसी किट तैयार करना, ये हो जाएगी, ठीक है। 2 1 यहाँ से हो गया। उसके बाद आपका आएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होता है, प्रतिक्रिया आपदा के दौरान तुरंत बाद का चरण होता है। इसमें जीवन बचाना, तत्काल सहायता प्रदान करना शामिल हो, जैसे बचाव और राहत कार्य, प्राथमिक उपचार, ये सब इसमें शामिल होता है। उसके बाद आपका रिकवरी आएगा चौथे में।
तीसरा 2 1 3 और उसके बाद चौथा आएगा। रिकवरी में होता है आपका कि ये आपदा के बाद का चरण, इससे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति वापस लाना शामिल होता है। तो यहाँ से तीसरा हो जाएगा। तो ये 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 1 3 4 किधर है? तो 2 1 4, हाँ 2 1 4 3 था ना, 4 नीचे था ना प्रतिक्रिया वाला, ये था। तो 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर। राइट, याद रखना है। तो ये सब बारे में आपको पढ़ना है, प्रतिक्रिया क्या है, तैयारी क्या है, समन क्या है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या हुए, प्रीलिम्स के 6 क्वेश्चन, मेंस के आपके 4 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको जो टॉपिक थे वो टॉपिक आप कैसे हो गए। आप क्या करोगे, टॉपिक करोगे, टॉपिक के अपना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आप अपना नोट्स बनाते रहो, है ना, उसके मेंस के आंसर लिखते रहो। जो भी मेंस के आंसर लिखते हो पूरा एक आपका मैगजीन तैयार हो जाएगा चेक होते होते भी। ठीक है, तो उसे आपको करना है। और साथ में जो जैसे कि आप आंसर लिखते हो, ठीक है, आंसर लिख के आप बेचते हो, तो ऐसे क्या आपको एक पूरी कॉपी तैयार हो जाती है। जो मैं आपने आंसर में जैसे लिखा था कि क्या कम लिखना है, क्या ज़्यादा लिखना है, तो अपने पेन से उसी कॉपी में आपको साइड में लिख लिया करो, है ना, रेड पेन से, कि हाँ ये सब इसमें बताया गया है कि ये सब मुझे करना है ना। तो वो सब आपको याद रहेगा जब बाद में देखोगे तो। ठीक है, और अपना प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, लिंक यहाँ पर दे रखा है, और इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो यहाँ पर भी इसका चैनल का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला जो टारगेट आएगा डे 8 वो आएगा आपका 14 अक्टूबर को। ठीक है, क्योंकि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस एग्जाम है, इस वजह से बहुत लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसमें मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों का छूटेगा वो। ठीक है, तो इस वजह से जो 12 तारीख आएगी, 12 तारीख में आपको क्या करना है, ये सब जितने टॉपिक दिए वो करना है, और जो पेंडिंग आपको कुछ हो गया उसको कवर करना है। ठीक है, आंसर अपने भेजते रहो, मैं आपको टाइम मिलते ही आंसर सब पूरे चेक करके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।